रही है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ अंजू टुकानिया। मेरे साथ है मेरे को होस्ट पारिजा त्रिपाठी। रेडियो हिंदुस्तान की इस परिचय वार्ता में आज हमारे साथ जो व्यक्तित्व उपस्थित है उनके बारे में जितना कहा जाए शब्द कम पड़ जाएंगे। वो एक धर्म सेविका भी है, समाज सेविका भी है, साहित्य सेविका भी है। और उनके बारे में जो जितना भी कहा जाए वो कम है। उनका नाम है डॉक्टर रितु मंजरी श्रीवास्तव, जो कि दिल्ली से है और इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समाज सेवा और धर्म सेवा में लगा दिया है। तो मैं पारिजात को आमंत्रित करूंगी कि आप रितु जी का स्वागत करें। जी बहुत धन्यवाद अंजू। रितु जी, आपका रेडियो हिंदुस्तान के विचार वार्ता कार्यक्रम में स्वागत है। आपको हम आगे विचार वार्ता, अनुभव वार्ता, जीवन वार्ता के अलग अलग विषयों पर भी आमंत्रित करेंगे। आज हमें बड़ी प्रसन्नता है कि अंततोगत्वा आप हमारे साथ हैं। हमने पहले प्रयास किया आपके साथ एक छोटा सा साक्षात्कार करने का, लेकिन कारणों से हो न सका। आज आपका स्वागत है, हमें बड़ी प्रसन्नता है आपको अपने साथ रखने। आपका भी बहुत बहुत आपको हार्दिक नमस्कार करती हूँ और अंजू जी को भी बहुत बहुत हार्दिक नमस्कार करती हूँ। आपका भी दिल से इसलिए धन्यवाद करती हूँ कि आपके दर्शकों से रूबरू मिलने का जो सुंदर उपहार आपने मुझे दिया, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मैं जानना चाहूंगी आपसे रितु जी कि आप अपने प्रारंभिक जीवन के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि आप कहाँ से हैं और आपके परिवार में कौन कौन है और जो जिस क्षेत्र से आप जुड़ी हैं, आपने इतनी धर्म सेवा की, समाज सेवा की है, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? सबसे पहले तो मैं उस परम पिता परमात्मा को नमन करना चाहूंगी। उसके बाद मैं अपना परिचय देना चाहूंगी कि मेरा जन्म 1 अक्टूबर 1959 में गोरखपुर में हुआ, एक मध्यम वर्गीय परिवार में, लेकिन बहुत ही शिक्षित परिवार। मेरे पिता बहुत ही प्रतिष्ठित लेखक और माँ साध्वी थी, घर को बहुत सुंदर से चलाने वाली एक सुघड़ महिला थी। और उन्होंने संस्कारों को हमें बता के नहीं बताया, उन्होंने हमें संस्कारों को गढ़ने के लिए खुद करके दिखाया। इसलिए हम उन दोनों का दिल से बहुत बहुत सम्मान करते हैं और उनको भी हम इस समय याद करके यहाँ चाहते हैं कि वो कहीं भी हो, यहाँ हमारे सामने उपस्थित रहे। तो मूल रूप से आपका जो गृह नगर है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश है, दिल्ली? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हमारा जन्म हुआ। उसके बाद पापा चूंकि रेलवे में थे, इसलिए जो है उनका ट्रांसफर होता रहता था, तो बहुत कम समय में गोरखपुर में रह पाई। लेकिन हमारी पूरी बाल्यकाल की शिक्षा हमारी पूरी लखनऊ में हुई। नवयुग कन्या विद्यालय से मैं लखनऊ में पढ़ी हूँ और उसके बाद करीब 12 वर्षों के बाद पापा का ट्रांसफर बनारस हो गया और वहां पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से मैंने पढ़ाई की और वहां से डिग्री मैंने पीएचडी की ली और इस तरह से हमारी ये शिक्षा आगे चलती रही। बहुत बढ़िया। तो डॉक्टर रितु, हमें ये बताइए कि आपकी शिक्षा के बाद जो आपका वैवाहिक जीवन है, जो आपका अभी परिवार है, उसके विषय में भी हमें कुछ बताइए। फिर आपकी ये साहित्यिक यात्रा जो है वो कैसे शुरू हुई? आपको मैं अपने शादी के बारे में बताऊंगी कि मेरी शादी तभी हो गई जब मैं पढ़ाई कर रही थी। यानी मैं उधर पीएचडी भी कर रही थी और सर्विस में अभी आई थी। रेलवे में, मैं नॉर्दर्न रेलवे में मैं एसएसओ के पद पर सर्विस करती थी। तो 23-24 साल की उसमें ही मेरी शादी हुई और ज्वाइंट परिवार था और मैं अपने देवर के साथ, अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ, अपने हस्बैंड के साथ दिल्ली में ही रच बस गई।
और यही अपना एक छोटा सा आशियाना बनाकर अपने बच्चों के साथ रहने लगी। और इन 40 साल से 45 साल से मैं यही। जी। जी साहित्य में कैसे आपकी रुचि हुई? साहित्य। साहित्य की जहां तक बात है, मैंने पहले ही बताया कि मेरे पिता बहुत ही प्रतिष्ठित लेखक भी थे, कवि भी थे। और जब भी गोरखपुर में या लखनऊ में जब भी कहीं कवि सम्मेलन होता था, कोई वार्ता होती थी, तो पहले सारे कवि हमारे यहाँ इकट्ठे होते थे और रात भर पहले वहां कवि सम्मेलन होती थी, उसके बाद जाके स्टेज पर कवि सम्मेलन होता था। तो हम लोगों बच्चों ने बचपन से यही देखा है, जी जी। इसी में जिया है हम लोगों ने। और ये देखते सुनते कब हमारे खून के अंदर ये साहित्यिक रच बस गया, ये हमें पता ही नहीं चला। और केवल मेरा ही नहीं, हमारे सारे भाई बहन, अगर आप उनसे बात करें तो साहित्य आपको उनमें झलकेगा। छोटे थे हम, बहुत छोटे थे। देखिए, इतने छोटे होने पर, जबकि मैं 10-12 साल की होंगी, तभी समाज के प्रति मेरे मन में जो एक छोटी सी बात आई, उसको मैं इस तरह से आपको बताना, जो सबसे पहली कविता मैंने लिखी कि आज जब मैं उदास हूं, आज जब मैं उदास हूं, स्वप्निल दुनिया से आकर हकीकत की दुनिया में हूं, तो कोई नहीं आसपास है, शायद मन इसीलिए उदास है। वाह, बहुत बढ़िया। कौन कहता है कि सुबह का भूला शाम घर आकर भूला नहीं कहा था? कौन कहता है कि सुबह का भूला शाम घर आकर भूला नहीं कहा था? आप ही बताएं, जो प्रातः ही भूल गया, शाम को ना भूलने का मुहूर्त तो नहीं लग जाता? वाह। जी जी। लगता है सिद्धांत ही बकवास है, शायद मन इसीलिए उदास है। ये बात मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि जब बच्चे, जब भी कोई मानव जब किशोरावस्था में होता है, उसके अंदर चेंजेस होनी शुरू होती हैं, तो अंदर से कितना कुछ समाज से जो उसको बताया जाता है, जो उसको सिखाया जाता है, जब उससे अलग वो कुछ देखता है, तो कैसे उसके अंदर अंदर विद्रोह फूटने लगता है। इस तरह से मैंने पहली कविता ये लिखी थी कि जो लोग कहते हैं वो चीज तो सही होती नहीं है, कहते लोग कुछ है, समाज में होता कुछ और है। इसलिए ये कविता पहली कविता मैंने लिखी थी, जिसकी चर्चा मैंने आपसे की। इसका ये अर्थ है कि आप विद्रोह कवियत्री, आपकी कविता में विद्रोह है या प्रेम है या जीवन है? मेरी कविता में विद्रोह भी है, मेरी कविता में प्रेम भी है, मेरी कविता में प्रकृति के प्रति बहुत ज्यादा आस्था भी है, और मेरी कविता में आध्यात्म के प्रति समर्पण भी है। हर तरह की कांत भी है और तुकांत भी है, हर तरह की कविताएं। दरअसल कविताएं, मैं क्या कहूँ, मेरे आत्मा को जो बात छू जाती है, जब मैं उसको कागजों पे उकेर देती हूँ, तो वही मेरे लिए कविता बन जाती है। तो रितु जी, ये आपके साहित्य की बात हुई कि आपने रचना धर्मिता आपके जो है खून में ही थी शुरू से। आपके जो पिता थे उनको देख के आप इंस्पायर हुई, आपने लिखना शुरू किया। तो इस क्षेत्र में आगे आपकी क्या उपलब्धियां रही है? हाँ, इसके चूंकि बच्चे बहुत जल्दी शादी हो गई थी, बच्चे भी हो गए थे, फैमिली बढ़ गई थी, इसलिए बहुत ज्यादा तो मैं नहीं लिख पाई। लेकिन एक पुस्तक मेरी 2000 में छपी, जिसका नाम था समकालीन कहानी में युवा चेतना। वो पसंद की गई, बहुत बड़े बड़े लेखकों ने उस पर अपना मंतव्य दिया और उन्होंने उसको बहुत ही सार्थक बताया। और आज वो राजस्थान, यूपी, दिल्ली और भी बहुत सारे लाइब्रेरियों में वो इसलिए है क्योंकि उससे बहुत सारे लोग जब रिसर्च करते हैं कहानी के बारे में, तो वो उनके बहुत काम आती। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमारी पहली पुस्तक को इस तरह उपयोगी सिद्ध किया गया। आपकी 2 और पुस्तक है, एक प्रकाशित, एक और पुस्तक प्रकाशित।
नहीं, दूसरी पुस्तक मेरे पिताजी ने आत्मकथा लिखी थी जी। लेकिन आत्मकथा को पूरी नहीं कर पाए थे और उन्होंने जब अंतिम समय उनका आया तो उन्होंने मुझे हॉस्पिटल में यही कहा कि बेटा ये काम मैं तुम्हें सौंपता हूँ, इसको पूरा करने का काम तुम्हारा है। तो उसका मैंने संपादन किया है, जो उसमें पापा से छूट गया था वो सब कुछ मैंने लिखा है और उसको यही 2 साल पहले उसको छपाया है। उसका नाम है कहाँ से चले थे कहाँ आ गए हम। नाम भी बहुत सुंदर, और बहुत जैसे आपने सुंदर। बताया साहित्यकार थे तो वो आपके साहित्य होना ही चाहिए, और आपने इस जी, जी। और तीसरी पुस्तक जो शायद तीसरी पुस्तक मेरे हाथ में है, वो लघु कथा का पूरा संग्रह लिख रही हूँ और ये इस वर्ष के अंतिम समय तक, दिसंबर तक मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपके सामने पाठकों को सुपुर्द कर दूं। बहुत अच्छी इस बात। तरह से ये हमारी बहुत स्लो है, लेकिन सब कुछ समाज और परिवार इन सब के बीच रहते हुए इतना ही कर पाने में मुझे संतुष्टता है। मुझे कोई परेशानी नहीं है कि मैं ज्यादा, हाँ, अगर जो मेरा लक्ष्य था कि जब मैंने पीएचडी किया था तो मेरा लक्ष्य था कि मुझे यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाना है, और अगर मैं यूनिवर्सिटी में होती तो मैं बहुत सारी कविताएं लिख चुकी हूँ, क्योंकि वो वहां एक माहौल मिलता है। जी। लेकिन यहाँ पर वो माहौल नहीं था। सवेरे 9 बजे जाना, रात को शाम को 7:30 बजे 7 बजे आना, फिर परिवार देखना, इसमें मैं उतना समय साहित्य को नहीं दे पाई। लेकिन हाँ, इसको मैंने छोड़ा नहीं। बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं में, जैसे कादम्बनी, सरिता, गृह शोभा, उसमें जितनी चलती थी कुछ कुछ मैं भेजती रहती थी और छपती रहती थी, तो उसी में मैं खुश हो जाया करती थी। क्योंकि ये मैं बहुत बड़ा सपना नहीं पालती थी, मुझे ये था ये तो हमारे स्वांतः सुखाय के लिए है, और वो मुझे सुख मिलता रहा है और मिलता जा रहा है। जी। जी। ये तो आपकी जो ये साहित्यिक यात्रा है, जो जो आप नॉर्दर्न रेलवे में एसएसओ के पद पर जब आप कार्यरत थी, तो उस वक्त भी आपका लेखन का कार्य चलता रहता था? देखिए, लेखन का कार्य जो है वो काम करते करते दिमाग में चलता है। जब भी समाज में कुछ होता है, कुछ ऐसा होता है जिसको कि देखते ही मुझे लगता है अरे ये क्या हो रहा है। अब आपको छोटी घटना बताती हूँ। मैं उत्तर प्रदेश से आई हुई सीधी सादी सिंपल सी एक लड़की, और मुझे नौकरी लगी मेरी दिल्ली में। दिल्ली के रहन सहन में और उत्तर प्रदेश के उस समय, आज से मैं 50 साल पहले की बात कर, बहुत अंतर था। हम लोगों को ये आदेश था, पिता की तरफ से पूरा अनुशासन था, चाहे वो लड़का हो, मेरा एक ही भाई है, हम 5 बहनें हैं, तो केवल ऐसा नहीं था कि लड़के को पापा ने छूट दिया था, हम 5 बहनें और ये लड़का, ये सभी अंधेरा होने से पहले घर में आ जाना चाहिए। सबको एक जैसा, किसी ऐसा नहीं कि एक लड़का है तो इसको पापा ने ज्यादा कुछ दिया, हमें कम दिया। सबको पापा ने अच्छे से पढ़ाया, जो जितना पढ़ा उतना पापा ने पढ़ाया। तो ये सारी चीजें दिमाग में चलती हैं। तो जब मैं दिल्ली आई तो यहाँ का तो वातावरण ही बिल्कुल अलग, इतना खुला माहौल था कि मुझे समझ में नहीं आता था कि ये लड़का और लड़की इतने करीब आके इस तरह एक दूसरे से कैसे बात कर सकते। और तब मैंने 4 लाइन, सुनिएगा, मैंने ये कविता लिखी थी। इन अनजान नैनों से मैंने जब जब तुम्हें देखा तुम मुझे अपने लगे थे। इन अनजान नैनों से जब जब मैंने तुम्हें देखा तुम मुझे अपने लगे थे। तब मैं छुई मुई थी और तुम थे एक नटखट बालक। तुम छेड़ते
और मैं सिमट जाती थी। पर अब नस्ल बदल गई, पर अब नस्ल बदल गई है। पहले की हर छुई मुई अब लता बन गई है। अब वह शर्म से सिमटती नहीं, सहारा पाकर लिपटती है। वाह वाह वाह, बहुत बहुत खूब। बहुत क्या तो इस तरह से माहौल चेंज होता है। आत्मा को कोई बात छूती है तो कविता अपने आप निकलती है, अगर वह कविता नेचुरल है। नहीं तो मेहनत करके जो कविता लिखी जाती है वो दिल को, मुझे लगता है, कम हाँ, छूती। वो हृदय स्पर्शी नहीं होती है, दिल को छूती नहीं है वो कविताएं। जी आपकी जी कविताएं ऋतु तो दिल को छूती भी है, दिल में उतरती भी है। बहुत बहुत शुक्रिया जी जी आपको। ऋतु जी, अगर आपसे पूछा जाए कि आप पूर्ण रूप से एक लेखक है या कवि, तो क्या कहेंगे आप? अम, देखिए, अगर कहानी लेखन में लीजिए तो मैं लेखक हूँ, अगर कविताओं में लिखिए तो मैं कवि हूँ, और दोनों मुझे बहुत पसंद है। और जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे हाथ में अभी तो लघु कथा की बात आप मैं आपसे कह रही हूँ कि पुस्तक निकलेगी, और उसके बाद ही मैं कविता की भी पुस्तक निकालने वाली हूँ। लेकिन आप लोगों की दुआओं से देखिए उसका मौका कब आता है। तो ये दोनों बहुत मेरे लिए बड़ा बहुत शीघ्र आएगा, हमारी शुभकामनाएं हैं। और बहुत बहुत जी। जी रितु जी, हम आपसे एक कविता और सुनना चाहेंगे, उसके बाद हम जानना चाहेंगे जो आपकी समाज सेवा की यात्रा है इसके विषय में। जी। अच्छा, मैं आपको एक बहुत छोटी सी कविता सुनाना चाहूंगी। और वैसे तो बहुत सारी कविताएं हैं, लेकिन नारी सशक्तिकरण पर मैं ज्यादा लिखती हूँ, क्योंकि नारी को हमेशा मैंने दबते हुए देखा है इस समाज में। इसलिए नारी के प्रति लिखने का मुझे बहुत ज्यादा, हमेशा मेरे दिल में चाह रही है कि मैं नारी के लिए लिखूं। हम्म। तो पहले नारी के लिए मैं 4 पंक्तियां सुनाऊंगी, उसके जरूर। बाद एक छोटी सी 4 पंक्तियों की और आपको सुनाऊंगी। तो नारी के लिए सशक्तिकरण के लिए जो आपके लिए कविता मैं सुनाने जा रही हूँ। हे ब्रह्मा की अनुपम रचना, ब्रह्मा की अनुपम रचना है नारियां। हे ब्रह्मा की अनुपम रचना, हे नारी शक्ति अब जग जाओ, घर घर के आंगन में अब तुम तुलसी बनकर सज जाओ, तुम तुलसी बनकर सज बहुत बहुत खूब। बहुत जाओ। शिकस्त औषधि दो, हर दिल शिकस्त को औषधि दो, गुरुद्वारे में, गिरजाघर में, मंदिर के हर गलियारे में तुम प्रेम सरित सी बह जाओ, हे नारी शक्ति अब जग जाओ, हे नारी शक्ति। हर तिथि त्योहार तुम्ही से है, हर तिथि त्योहार तुम्ही से है, जीवन श्रृंगार तुम्ही से है। घर घर में कहीं अंधियारा हो, घर घर में कहीं अंधियारा हो, दहलीज की दीपक बन जाओ, हे नारी शक्ति अब जग जाओ, हे नारी शक्ति अब जग जाओ। ये वैसे तो कविता बहुत बड़ी है, लेकिन ये कविता फिर कभी आपको सुनाऊंगी। टाइम के हिसाब से आपको इतना ही सुनाती हूँ। इसके बाद एक कविता आपको सुनाना चाहती हूँ जो अलग हटके है, वो है कविता नमक। और उसमें एक व्यक्तित्व की मैंने नमक के द्वारा चर्चा की है। मैं नमक हूं, सुनिएगा। मैं नमक हूं, खाद्य पकवानों में, चटनी हो या अचारों में, खाद्य पकवानों में, चटनी हो या अचारों में मेरा सहयोग अहम है। जुबान को करती चटक हूं, मैं नमक हूं। वाह। जुबान को करती चटक हूं, मैं नमक हूं। मेरा अस्तित्व अहम है। अब ये 4 लाइनें देखिएगा। मेरा अस्तित्व अहम है, मेरे बारे में किसी को नहीं भरम है। उन्हें पता है मेरे बिसात का, उन्हें पता है मेरे बिसात का, बेसमझी की तो मैं खलल हूं। यानी बिना समझे सोचे अगर नमक डाल दिया
बेसमझी की तो मैं खलल हूँ, समझ कर लिया तो मैं गुलबदन हूँ, हाँ हाँ मैं नमक हूँ। बहुत बढ़िया। इसका मतलब कि अगर कोई व्यक्ति है, उसकी बिसात के बारे में हम जानते हैं, उस व्यक्ति को उतना ही छेड़ो जितना कि वो गुलबदन बना रहे। ज्यादा उसकी बिसात को जान के ही किसी व्यक्ति को छेड़ना चाहिए। उसको मैंने नमक के द्वारा समझाने की कोशिश की। रितु जी, आप कविता लिखती है तो स्वतः स्वाभाविक है कि आप कविता पढ़ती भी बहुत होंगी, आपके अंदर रुचि है, लिखती भी है। कोई आपका मनपसंद कवि आप बताना चाहेंगे, लेखक बताना चाहेंगे जिससे आप प्रभावित है? हमारी तो महादेवी वर्मा बहुत ज्यादा पसंदीदा कवित्री हैं। दरअसल हमें हमें भी वैसे तो तुकांत कविताएं बहुत अच्छी लगती हैं, और तुकांत बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन अगर अर्थपूर्ण होता है तो वो भी मुझे बहुत पसंद है और मैं लिखती भी हूँ। तो महादेवी वर्मा हैं, या जयशंकर प्रसाद हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, ये सारे पुराने कवि मुझे बहुत पसंद हैं। बाद में मुझे बहुत ज्यादा पढ़ने का मुझे समय नहीं मिला, तो मैंने बहुत ज्यादा पढ़ी भी नहीं है, और जो पढ़ी है वो मैंने 87 में पीएचडी की थी, और उस समय से मेरी सारी वो पढ़ाई चल रही थी। लेकिन आपको मैं ये बताऊं कि उसके बाद मैं गृहस्थ आश्रम में इतना फंस गई कि मुझे बहुत ज्यादा अलग से किताबें पढ़ने का मौका नहीं मिला। हाँ, मैं पढ़ती रही, थोड़ा बहुत पढ़ती भी रही, लिखती भी रही, और उसके साथ और भी दुनिया के समाज के सब काम करती रही। इसलिए ये लोग मुझे बहुत पसंद है। तो आपने जितने भी सामाजिक कार्य किए हैं या कर रही हैं, उनके विषय में हमें बताइए थोड़ा, हमारे दर्शकों को। देखिए, ऐसा है कि केवल पैसा कमाना ही लक्ष्य नहीं होना चाहिए, जैसा कि मुझे लगता है। जी। अगर अगर खाने कमाने भर का काफी है, तो जीवन में बचपन से लेके सर्विस, बच्चे, घर गृहस्थी, इन सारे में जो भी कमाया, और बहुत ही भाग्यशाली हूं मैं कि मुझे गवर्नमेंट सर्विस रेलवे की मिली थी, तो मुझे अब पेंशन भी मिलती है। तो मुझे लगा कि दाल और रोटी तो मुझे कोई नहीं छीन सकता, इसलिए मुझे लगा कि नहीं, अब कमाने से, हालांकि ऑफिस से बहुत बार आया कि आप 5 साल के लिए हम आपको रखना चाहते हैं, लेकिन मैंने कहा अब मैं 1 मिनट भी नहीं रहूंगी, क्योंकि अब मैं स्वतंत्र जीना चाहती हूँ। अब मैं बंधना नहीं चाहती। मुझे बहुत सारे एनजीओ से भी बुलाया गया कि आप हमारे साथ मिलके ये काम करिए, लेकिन मुझे लगा नहीं, मैं बंधना नहीं चाहती, मैं स्वतंत्र उड़ना चाहती हूँ। और इसलिए जो भी मैंने किया समाज के लिए, बहुत थोड़ा किया, लेकिन स्वांतः सुखाय के लिए किया, अपने मन को संतोष देने के लिए किया, और अपने आत्मा को सुख पहुंचाने के लिए किया। तो इसलिए मैंने, जब मैं रिटायर हुई, तो मैं एक बार टहल रही थी, मॉर्निंग वॉक में थी, तो मेरे घर के पास संजय झील है, मैं वहां पर टहल रही थी। उस समय दिल्ली की वायु बहुत विषाक्त थी, कोई सांस नहीं ले पा रहा था। हम सब नाक को बांधे हुए और ऐसे किए हुए बार बार बाहर निकलते थे, खिड़कियां बंद कर लेते थे, और फिर सोचते थे कि जीवन अब आगे कैसे चलेगा। उसी समय मेरे मन में एक विचार आया कि मैंने जीवन में लिया ही तो है। सबसे पहले तो इस प्रकृति से लिया, अपने पेरेंट्स से लिया, अपने भाई बहनों से लिया, समाज से लिया, टीचर्स से लिया, ऑफिस से लिया, तो अब हमारे देने का समय है। तो आने वाले जनरेशन के लिए हम ऐसा क्या करें कि हमको ये लगे कि चलो मैंने भी कुछ दिया। उसी समय मेरे मन में ये ख्याल आया कि क्यों ना वृक्ष लगाया जाए। तो वृक्ष लगाने से कम बच्चों को अच्छी सांसें तो मिलेंगी, शुद्ध सांसें तो मिलेंगी। तो इसलिए मेरे मन में विचार आया, लेकिन दिल्ली जैसे शहर में ये काम बहुत मुश्किल था,
और इसके लिए फिर मैं एक पीपल का पौधा एक पार्क में लगा के आई। उसको मैंने हफ्ते भर सींचा, रोज पानी बोतल में ले जाती थी, उसको डाल के आती थी और वो धीरे धीरे जड़ पकड़ लिया। लेकिन 15 दिन के लिए मुझे कहीं जाना पड़ गया और वहां से जब मैं आई तो मैंने देखा कि वो पौधा वहां था ही नहीं। उस दिन मुझे बहुत बहुत दुख हुआ और मैंने अपने आप से ही कहा कि हे ईश्वर, मैंने तो आपसे 500 पेड़ लगाने का वादा किया है और ये एक पेड़ मुझसे नहीं लग रहा है, तो ये 500 पेड़ कैसे लगेंगे? लेकिन जब दिल में सच्ची तमन्ना हो ना, जब जज्बात अच्छे हों, सच्चे दिल से ईश्वर से कहा जाए तो ईश्वर उसकी बात सुनता है। तो एक डीडीए के ऑफिसर से मैं जाके मिली और उनसे मैंने कहा कि भाई मैं ऐसा काम करना चाहती हूँ। कहते बहुत कठिन काम है, आप कैसे करोगे, आप रिटायर हो चुके हो। मैंने कहा देखिए मैं भी आपकी तरह एसएसओ हूँ और मैं ये काम करना चाहती हूँ। तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है, जब जब दिल्ली के पार्कों में पेड़ लगेगा तब तब मैं आपको बुलाया करूंगा और उसके मेंटेनेंस के लिए आपको जो देना होगा मजदूरों को वो दीजिएगा, वो करेंगे। मैंने कहा ठीक है। और इस तरह से मैंने आपको, मुझे खुद खुशी होती है, मैंने 550 पेड़ मैं लगा चुकी हूँ और आगे और भी लगाती रहूंगी। सबके बर्थडे में, मैरिज एनिवर्सरी में मैं पेड़ लगाती रहती हूँ, 4-4, 5-5। इस तरह जीवन में पेड़ों की बढ़ोतरी होती रहेगी। सारे पीपल के पेड़ के, सारे नीम के पेड़, सारे फलों के, आम के, अमरूद के, इमली, हर चीज, हर फूलों के बड़े बड़े, सब कुछ मैं लगा चुकी हूँ और आगे मैं लगाती रहूंगी। और ये मेरा, परमात्मा ने ये सपना पूरा किया, इसलिए उनको मैं बहुत 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 दिल से नमन करती। जी इस तरह से मेरा काम हुआ। लेकिन आगे चल के मैंने ये देखा कि मैं जहां पेड़ लगाने जाती हूँ वहां मजदूरों के बच्चे मिट्टी में रुलते रहते हैं और मजदूर मिट्टी में सन के मजदूरी करके पसीने से भीग के उनको खिलाने पिलाने के लिए काम करते रहते हैं। मेरे मन में एक विचार आया कि ये तो अपने बच्चों का पेट भरने के लिए ये काम कर रहे हैं, उनको समय नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन हम तो इनको, इनकी जिंदगी बनाने के लिए, इनके संस्कार देने के लिए कुछ तो कर सकते हैं। फिर मैंने इस पर काम करना शुरू किया और फिर मैं मजदूरों से मिलके और उनके छोटे छोटे बच्चों को मैंने संजय झील में इकट्ठा किया और फिर से उनको क ख ग घ अंग कक्का किक्की ABCD 1 2 3 4 इस तरह के, मैं भी बच्चा बन के उनके साथ अपने बचपन में चली गई और इस तरह वहां 35 बच्चों की पढ़ाई शुरू। हाँ जी जी। बहुत बहुत आप अच्छा। आप जो कार्य कर रही हैं, आपने तो मानव जीवन का जो उद्देश्य है रितु जी, आपने तो उसको सार्थक किया और कर रही है, तो हमें तो बहुत गर्व है आपके ऊपर। 550 पेड़ लगाए हैं। ओके। और मैंने 500 का वादा किया था, 550 पेड़ लगाए हैं, लेकिन आने वाले समय में मैं कितना लगा पाऊंगी, मेरा जो एम है वो तो 1000 पेड़ लगाने का है जी। आगे ईश्वर ने। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि जो 35 बच्चे जो कि कुछ भी नहीं जानते थे, ये भी नहीं जानते थे कि 15 अगस्त क्या होता है, 26 जनवरी क्या होती है, हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है, कुछ भी नहीं जानते थे, उनको इन सब बातों की जानकारी हुई और उनको वैल्यू, जितने भी वैल्यूड कहानियां होती थी बचपन में, उनको सुना के कैसे उनको क्षमा दान देना चाहिए, कैसे उनको दयावान होना चाहिए, ईदगाह की कहानियां सुना के कि कैसे अपने बड़ों का, बुजुर्गों का ख्याल रखना चाहिए, इस तरह की कहानियां सुना सुना के बच्चों की, उनको एक संस्कार देने की एक मामूली सी कोशिश मेरी रही है। लेकिन खुशी इस बात की है कि मैंने सुना है वो मजदूर हमें मिलते हैं,
और उन्होंने बताया है कि उन बच्चों का नाम स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में लिखा दिया गया है और वो आगे पढ़ाई अपनी कर रहे हैं। तो अगर 25 या 35 घर में अगर दीपक ज्ञान की रोशनी जग जाए तो इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। ये छोटी छोटी सी, छोटा छोटा सहयोग ही बहुत बड़ा सहयोग है। जी एक सवाल पूछना चाहूंगा, जो आपने अपने वृक्षारोपण कार्य के बारे में बताया, कभी आप पलट करके वापस जाती है जहां आपने पेड़ लगाए हैं, कि आप पेड़ जीवित है बिल्कुल, या? वहां टहलने वहीं जाती हूँ ना, वहीं जाती हूँ, उनको बड़ा होते हुए देख के तभी तो बहुत अच्छा लगता है। और वो मजदूर, हमको लगातार उन मजदूरों के टच में रहती हूँ ताकि पता रहे कि वो उन वृक्षों का क्या कर रहे हैं। तो वो बुलाते हैं कि देखिए आपने जो पेड़ लगाए थे उनका वो किस तरह से फल दे रहे हैं। तो अच्छा लगता है। हालांकि मैं मानती हूँ इस बात को कि उसमें से कई पेड़ सूख भी गए, लेकिन इसीलिए आगे बढ़ती जा रही हूँ कि वो गिनती पूरी होती चली जाए। वृक्षारोपण के मामले में एक विशेष प्रश्न पूछकर ये बताइए कि जो 5 वृक्ष हैं जो बहुत महत्वपूर्ण सनातन धर्म में, नीम हो गया, बरगद हो गया, नीम हो केला, गया, पीपल हो गया, बरगद हो गया, है तो ना। ये आप 5 पेड़ों की तरफ की सेवा में भी कुछ करती है, जो भी पेड़ मिल जाता है वही लगा? हाँ, दरअसल क्या था कि उस समय जब वायु बहुत विषाक्त थी तो मैंने स्पेशली ये बोला था कि मुझे नीम और पीपल के ही पेड़ लगाने हैं। तब उन्होंने ये उपलब्ध कराया था, खरीदा था हमने, वो खरीदा था हमने। और इस तरह से मैंने बहुत सारे, करीब 200 पेड़ तो वही लगाए थे, नीम और पीपल के। बाद में बरगद का, फिर महुआ का पेड़ लगाया, जो गांव बहुत में महुआ का पेड़ लगाया जाता है, महुआ का पेड़ लगाया। तो इस तरह से करके मैंने लगाए पेड़, और वो सारे पल्लवित भी हो रहे हैं और पुष्पित भी हो रहे हैं, पल्लवित भी हो रहे हैं और फल भी दे रहे हैं, फलदायी भी हो रहे हैं। तो एक छोटी सी कोशिश अगर हर आदमी करे तो बहुत बड़ी कोशिश हो जाएगी। ये तो मेरी एक व्यक्तिगत कोशिश है। जी अब ये कोशिश आपकी, या बस अब आप किसी देश जगह से मुड़ गए? इस क्षेत्र में, एक मिनट, इस क्षेत्र में एक बात और बताना चाहती हूँ। अभी कुछ साल पहले से पानी की इतनी जो प्रॉब्लम्स हमने देखी, क्योंकि कोरोना के बाद से बच्चों का जब स्कूल में नाम लिख गया तो बच्चों को पढ़ाने वाला काम खत्म हो गया। जी तो इसलिए बच्चों को जब कभी कुछ पूछना होता है तभी वो आते हैं। लेकिन पानी की ये समस्या वाकई बहुत भयावह है और लोग बिना समझे बूझे जिस तरह से पानी का दुरुपयोग करते हैं, ये मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं कहीं भी जाती हूँ, अगर कहीं भी नल से पानी टपकता है तो मुझे अंदर, मेरी आत्मा को कचोटता है। इसलिए मैंने, जितनी भी मेरी सखियां हैं, सहेलियां हैं, जानने वाली हैं, आजकल तो सबके घर में आरओ लगा हुआ है। तो आरओ से जो पानी आता है, जो वेस्ट जाता है, मैं वहां बड़ी सी बाल्टी लगा देती हूँ और उससे कम नहीं तो 150 लीटर पानी मैं रोज बचाती हूँ। उसको वाह, बहुत उसको उससे, बहुत बढ़िया। हाँ, उससे, क्योंकि ये बहुत अच्छा, एक कोई मुश्किल भी नहीं है भाई। आरओ से जो पानी वेस्ट गिर रहा है, वहां एक बाल्टी लगाइए, उसको पौधों में डालिए, उससे धुलाई करिए, उसको घर पोंछने और सफाई करने के काम में लाइए, क्या प्रॉब्लम है। जी तो हमारी बहुत सारी सहेलियां ये सब काम कर रही हैं और ये छोटे छोटे काम मुझे अच्छे लगते हैं करने, और मैं करती रहती हूँ। और मैं अपने छोटे भाई बहनों को बताती भी रहती हूँ ताकि वो भी आगे बढ़ के ये सब काम करें। जी जी आज तो आपसे जानकारी मिली है आपके जीवन के बारे में, आपकी रुचियों के बारे में। तो जैसा कि अंजू ने शुरू में कहा था कि आपकी प्रशंसा के शब्द नहीं, मुझे लगता है वास्तव में ही कहा उन्होंने, क्योंकि इससे आप अपने पूरे 50 को 70 80 वर्ष के जीवन में, एक आम व्यक्ति की मैं बात करता हूँ, छोटी, वो बताए कि उन्हें कितने लोग ऐसे मिले हैं जिन्होंने गरीब के बच्चों को पढ़ाया है। मुझे तो अपने जीवन में अपने अलावा तो कोई नहीं। आज आप दूसरी है जो मिली,
मेरे इतने लंबे जीवन में से ऊपर पहुंच गया हूँ। इसलिए ऐसा व्यक्ति लाखों करोड़ों 150 करोड़ के इस देश में अगर मिलता है तो वो प्रशंसनीय है, वंदनीय। दूसरा, पेड़ों को लगाना। आपसे तो किसी ने कहा नहीं कि पेड़ लगाओ, आपको किसी ने उसके बदले में पैसे, पारिश्रमिक कुछ नहीं दिया। आपके अंदर की जो आत्मा हो है वो सच्ची हुई, आपकी चेतना ने आपको मार्ग दिखाया। आज आपका सम्मान करते हुए, आशीर्वाद देते हुए, आपसे फिर मिलने का अनुरोध करते हुए आपसे अनुमति लेंगे। लगातार चर्चा परिवार चाहिए रेडियो के साथ। अभी दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। फिर मिलेंगे और धार्मिक आध्यात्मिक पर चर्चा करेंगे। जरूर, अवश्य। नमस्कार। रेडियो हिंदुस्तान